जय श्री कृष्ण। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल हम लोग डिसीजंस के ऊपर, ये चैप्टर जो था पूरा फोकस्ड था। हम लोग चैप्टर 8 के ऊपर है। डिसीजंस ये 7th स्टेप है रिच बनने के टूवर्ड्स। सारे स्टेप्स हम लोग डेली एक बार बस रिवाइज कर लेंगे, आज एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। सो दैट हमें बार बार एटलीस्ट ये प्रोसेस हमारे माइंड में जाता रहे। बर्निंग डिजायर, डिजायर के ऊपर पूरा विश्वास, फेथ। फेथ के बाद था ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन के बाद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बाद इमेजिनेशन। उसी इमेजिनेशन को ऑर्गेनाइज प्लानिंग में कन्वर्ट करना। ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं डिसीजन। डिसीजन के अंदर हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना था। पेज नंबर 144। याद रखना, एक डिसीजन, सिर्फ दो लोगों के दिमाग में आया हुआ एक डिसीजन, जिसको आजादी की बिगनिंग बोल सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आज वो एंजॉय करता है। कल हम लोगों ने इसी के ऊपर इंडिया का एग्जाम्पल देखा था। और याद रखना, यही दो लोगों का डिसीजन जिसके लिए विश्वास चाहिए था और हिम्मत चाहिए थी, ये बहुत डेंजरस था। इससे पहले, ओके, ये वाला पेज भी हम लोगों ने कर लिया था। राइट, वी हैव टू स्टार्ट विद पेज नंबर 148। राइट, तो कैसे दो लोगों के दिमाग से डिसीजन बन के ऑर्गेनाइज प्लानिंग से इसको पूरा कन्वर्ट किया, एंड अमेरिका फ्रीडम एंजॉय कर पाया, ब्रिटिशर्स से फ्री हो पाया। हेलो देखो याद रखना, यूनियन के अंदर हमेशा स्ट्रेंथ होती है। भैया। हेलो। कॉलोनी जो, हेलो। सॉरी, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ हुआ है। ओह, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन। कल हम लोगों ने देखी थी स्टोरी कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स फ्री हुआ, सब लोग एक साथ आए। उसी के ऊपर अवतार आज बोल रहे हैं कि यूनियन के अंदर हमेशा स्ट्रेंथ होती है। कॉलोनीज के जो सिटीजन्स थे, वो डिसऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर कर रहे थे ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट। छोटे छोटे इंसिडेंट्स इधर उधर ऐसे सब कर करके कर रहे थे, जिससे कि कोई फायदा नहीं हो रहा था। क्योंकि इनके जो इंडिविजुअल इफेक्ट्स थे ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मास्टरमाइंड के साथ कंसोलिडेट नहीं हुए थे। किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने अपना दिल दिमाग आत्मा शरीर एक डेफिनेट डिसीजन कि ब्रिटिशर्स से छूटना ही है एक साथ, ऐसा लिया ही नहीं जब तक एडम्स, सैमुअल एडम्स और जेम्स हॉनकॉक और ली, इन तीनों ने साथ में मिलकर यह डिसीजन नहीं लिया। और यहीं पे ब्रिटिश जो थे वो तो ऐसे भी आइडल नहीं थे। वो भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे थे और मास्टरमाइंडिंग कर रहे थे अपने अकाउंट पे। और उनके पीछे थे बहुत सारा पैसा और ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री। ब्रिटिशर्स का जो बेनिफिट था या एडवांटेज था जिसकी वजह से वो रूल कर पाए, वो था पैसा और ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री। तो ब्रिटिश ने एक गेज अपॉइंट किया, हचिनसन, गवर्नमेंट ऑफ मैसाचुसेट्स का। और वो नया गवर्नमेंट बना जिसका पहला एक्ट था मैसेज भेजना सैमुअल एडम्स को कि वो अपना अपोजिशन रोक दे, वो भी डर से। यहाँ पे हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या हुआ था जब हम लोग कॉन्वर्सेशन जो हुई थी कर्नल फेंटन और एडम्स के बीच में। इसी को देखते हैं। कर्नल फेंटन कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट गेज ने ऑथराइज किया है तुम्हें एश्योर करने के लिए मिस्टर एडम्स कि गवर्नमेंट गेज एम्पावर्ड है तुम्हारे ऊपर वो बेनिफिट्स देने के लिए जो सेटिस्फैक्टरी होंगे। राइट, सिर्फ इस कंडीशन के ऊपर कि तुम अपना अपोजिशन जो है उसको बंद कर दो गवर्नमेंट के खिलाफ। ये गवर्नमेंट की एडवाइस है। कोई भी क्राउन के खिलाफ डिसप्लेजर का एक्ट मत करना। तुम्हारा अभी तक का कंडक्ट व्यवहार जो है वो ऐसा रहा है जो तुम्हें पेनल्टी के खिलाफ, पेनल्टी के लिए लाइबल करता है, जिसके तहत तुम्हें इंग्लैंड भेजा जा सकता है और वहां पे तो कानूनी कार्रवाई होगी।
और तुम्हें इसी चीज के लिए जेल भी हो सकती है, और गवर्नमेंट के सिर्फ एक आदेश के ऊपर। लेकिन अगर तुम अपना पॉलिटिकल कोर्स बदल लो, तो ना सिर्फ तुम्हें बहुत सारे पर्सनल एडवांटेजेस मिलेंगे, लेकिन किंग के साथ भी तुम्हारी शांति रहेगी। सैमुअल एडम्स के पास दो चॉइस थी। या तो वो अपना अपोजिशन रोक देते और पर्सनल ब्राइब ले लेते, या फिर वो कंटिन्यू करते और रिस्क लेते कि भले ही फांसी ही क्यों ना लग जाए, लेकिन अब तो आजादी तो लेके रहेंगे। सीधी सी बात थी कि टाइम आ चुका था जब एडम्स को फोर्स किया जाए कि वो इंस्टेंटली एक डिसीजन के ऊपर पहुंचे जहां पे दाव पे लगी थी उनकी जिंदगी। ज्यादातर लोग ऐसे डिसीजंस में लेने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत डिफिकल्टी लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ऐसा ही डिसीजन लिया होता कि ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। लेकिन एडम जैसे नहीं थे। उन्होंने कर्नल फेंटन को ऐसे शब्द कहे जो कर्नल फेंटन को गवर्नमेंट को डिलीवर करने थे। एडम का आंसर था, तुम गवर्नमेंट गेज को कह सकते हो कि मुझे भरोसा है कि मैंने राजाओं के राजा के साथ मेरी शांति बना ली है। कोई भी पर्सनल अमाउंट या कोई भी पर्सनल तोहफा मुझे किसी भी तरीके से मोटिवेट नहीं करेगा कि मैं ये जो सही की लड़ाई है, सत्यता की लड़ाई है, इसको छोड़ दूं अपनी कंट्री के लिए। और गवर्नमेंट गेज से कहना कि ये सैमुअल एडम्स की एडवाइस है कि लोगों की फीलिंग्स को इंसल्ट ना करें। और यहाँ पे अगर आप पे सैमुअल एडम्स का कैरेक्टर देखोगे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हर एक जने को समझ आ जाना चाहिए जो भी ये मैसेज पढ़े कि उनकी लॉयल्टी जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर की है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी लोग स्कीमर्स होते हैं या फिर डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, उन लोगों ने हमेशा अपना ऑनर जो है, राइट, वो ऐसे ही लोगों के हाथ खोया है जैसे सैमुअल एडम्स थे। राइट। और इन्हीं लोगों की वजह से काफी बार सैमुअल एडम्स जैसे लोग मरे भी हैं। जब गवर्नमेंट गेज को एडम्स का ये रिप्लाई मिला, वो तो आग बबूला हो गए। उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन जाहिर किया जिसके अंदर लिखा था कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के नाम पे ऑफर और प्रॉमिस करता हूँ, ऑफर करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी लोग अपने हथियार रख देंगे और वापस से अपने पीसफुल सब्जेक्ट के ऊपर ड्यूटी पे चले जाएंगे अपनी अपनी, राइट, उन लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सैमुअल एडम्स और जॉन हैनकॉक, जिनके ऑफेंस बहुत ज्यादा ही हैं, ठीक है, उन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो एडम्स और हैनकॉक एकदम स्पॉट पे थे। जैसे ही ये इरिटेटेड गवर्नर ने फोर्स किया उन दोनों को कि वो लोग क्विकली डिसीजन के ऊपर पहुंचे, जितना खतरनाक ये डिसीजन था, उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई अपने फॉलोअर्स की। राइट। यहाँ पे मास्टर माइंड जो है वो काम पे लग गया। जितने भी भरोसेमंद लोग जो थे वो सारे काम पे लग गए। जैसे ही मीटिंग बुलाई गई, एडम्स ने डोर लॉक किए, चाबी अपने पॉकेट में रखी, और जितने भी लोग कांग्रेस के अंदर थे, जो कॉलोनिस्ट थे, उन लोगों को कहा कि कोई भी रूम नहीं छोड़ेगा जब तक कि हम लोग एक कांग्रेस ना बना लें। बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड हो गए। कुछ लोगों ने बताया कि ये तो बहुत ही ज्यादा अत्याचार है, रही। कुछ लोगों ने बताया कि ये ऐसे कैसे हो पाएगा, इतना डेफिनेट डिसीजन क्राउन के खिलाफ बहुत मुश्किल है। उस रूम के अंदर दो लोग थे जो एकदम भी नहीं डरे थे और जो फेलियर की पॉसिबिलिटी को कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, हैनकॉक और एडम्स। उनके दिमाग के इन्फ्लुएंस से बाकी लोग भी मान गए कि वो एक कमेटी बनाए, कॉरेस्पॉन्डेंस कमेटी, और अरेंजमेंट किए जाएं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का जो फिलाडेल्फिया में बनी थी
सितंबर 5 1774 में। याद रखना ये डेट, क्योंकि ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है 4 जुलाई 1776 से। क्योंकि अगर उस दिन कंटिजेंटल कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का डिसीजन ही नहीं लिया होता तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर तो साइन ही नहीं हो पाता। इससे पहले की पहली मीटिंग हो नए कांग्रेस की, एक और लीडर जो कि एक डिफरेंट सोसाइटी थी, डिफरेंट सेक्शन था कंट्री का, राइट, वो वहां पे पब्लिश कर रहे थे कि राइट ऑफ ब्रिटिश अमेरिका की समरी। वो थे थॉमस जेफरसन, जो कि प्रोविंस ऑफ वर्जीनिया के थे। उनका रिलेशनशिप लॉर्ड डनमोर, जो कि क्राउन ऑफ वर्जीनिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, इतना ही खराब था जैसे कि हैनकॉक और एडम्स का था अपने गवर्नर के साथ, राइट। जैसे ही थोड़े टाइम बाद ये समरी ऑफ राइट्स पब्लिश हुई, जेफरसन को इन्फॉर्म किया गया कि उनके खिलाफ केस चलेगा प्रोसिक्यूशन का, हाई ट्रेजन के लिए, क्योंकि उन्होंने मैजेस्टी गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ ट्रेजन किया है, साजिश की है। और थ्रेड से इंस्पायर होके एक जो जेफरसन के कलीग थे पेट्रिक हेनरी, उन्होंने बोल्डली अपने दिमाग बोला और अपने रिमार्क्स को कंक्लूड किया, जो हमेशा क्लासिक रहेगा। अगर ये धोखा ही है तो फिर हम इसका ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो बिना पावर के, बिना अथॉरिटी के, बिना मिलिट्री स्ट्रेंथ के, बिना मनी के, अकेले सिर्फ डिसीजन के ऊपर, जी, खुद के डिसीजन के ऊपर ये लोग चालू करते हैं कांग्रेस। और 2 साल के बाद जून 7 1776 रिचर्ड हेनरी ली उठे और उन्होंने चेयर को एड्रेस किया और असेंबली को मोशन दिया, जेंटलमैन, आज मैं ये मोशन लेके आया हूं कि यूनाइटेड कॉलोनीज का ये हक है कि वो फ्री और इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, कि वो ब्रिटिश क्राउन की ये जो एलिजियंस है, ये जो हमारे ऊपर गुलाम सरकारी है, इसको हटाया जाए और सारे पॉलिटिकल कनेक्शन ग्रेट ब्रिटेन के साथ जो है हमारे, उन्हें डिसॉल्व किया जाए, खत्म किया जाए। ली के इस एस्टाउंडिंग मोशन को डिस्कस किया गया अच्छे से, और इतनी लेंथ के ऊपर कि वो पेशेंस खोने लग गए। फाइनली कुछ दिनों के आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने वापस से फ्लोर संभाला और एक क्लियर फर्म वॉइस के अंदर कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने इस इशू को 2 दिन तक, काफी दिनों तक डिस्कस किया है। देखो, होना तो यही है और हमारे पास यही एक रास्ता है। फिर क्यों हम लोग डिले कर रहे हैं? क्यों हम लोग और ज्यादा सावधानी ले रहे हैं? इस खुशी के दिन को, एक अमेरिकन रिपब्लिक को जन्म देने दो, आने दो उसको, और तबाह करने के लिए नहीं, जी, या कॉन्कर करने के लिए नहीं, लेकिन वापस से शांति लाने के लिए, लॉ लाने के लिए। यूरोप की आंखें अभी हमारे ऊपर फिक्स्ड हैं। वो हमसे चाहती हैं, राइट, हमारी कंट्री हमसे चाहती है कि हम फ्रीडम का एक लिविंग एग्जाम्पल बने, और हम एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखाएं कि जिससे हर एक सिटीजन, हर एक, जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार है, टायरनी है, जो लोग लोगों पे राज कर रहे हैं, उन सबको एक स्ट्रांग मैसेज जाए। इससे पहले कि फाइनल वोटिंग हो पाती, ली को वर्जीनिया बुला लिया गया था, क्योंकि उनकी सीरियस फैमिली बीमारी थी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने ये पूरा काम जो है, ये अपने काबिल दोस्त थॉमस जेफरसन, जो जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो लड़ेंगे जब तक फेवरेबल एक्शन नहीं लिया जाता, इसके थोड़े ही टाइम बाद प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, जो कि हैनकॉक थे, उन्होंने जेफरसन को चेयरमैन अपॉइंट किया कमिटी का, और कहा कि आप डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ड्राफ्ट कीजिए। और
कमिटी लेबर जो थे उनकी बहुत कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका मतलब होगा कि अगर वो कांग्रेस एक्सेप्ट करती है तो हर एक आदमी जो उसको साइन करेगा वो अपना डेथ वारंट साइन करेगा। क्योंकि अगर कॉलोनी जो है उनकी लड़ाई हो गई ग्रेट ब्रिटेन के साथ, जो कि होनी ही थी, तो इन लोगों की मौत निश्चित थी। डॉक्यूमेंट बनाया गया और 28 जून को ओरिजिनल ड्राफ्ट पढ़ा गया तो कांग्रेस के सामने कुछ दिनों तक डिस्कस किया गया, ऑल्टर किया गया और फिर तैयार किया गया। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन असेंबली के सामने खड़े हुए और फियरलेसली उन्होंने सबसे मोमेंटस डिसीजन लिया जो कि आज तक पेपर के ऊपर लिया गया था। जब भी ह्यूमन इवेंट्स के कोर्स के अंदर एक ऐसी चीज आएगी कि जरूरत पड़ जाएगी कि कुछ कुछ पॉलिटिकल बैंड्स को खत्म किया जाए, right? और ऐसा अज्यूम किया जाए कि जो अर्थ की पावर है वो सेपरेट और इक्वल है हर एक लॉ की, हर एक पर्सन के लिए, राइट। क्योंकि नेचर ने लॉज ऑफ नेचर और नेचर के जो गॉड हैं वो हर एक जने को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं और इसी के तहत हम लोग इक्वली हैं। जब थॉमसन ने ये चीज फिनिश की, डॉक्यूमेंट के ऊपर वोट हुआ, एक्सेप्ट हुआ और 56 मैन ने उसके ऊपर साइन किया। हर एक जना अपनी जान का खतरा ले रहा था खुद के ऊपर, लेकिन ये एक ऐसा डिसीजन था कि उन्हें अपना नाम लिखना ही है। और उस डिसीजन से एक ऐसा नेशन बना जो कि आने वाले मैनकाइंड को काफी सालों तक इन्फ्लुएंस करने वाला था। जब डिसीजन एक छोटे से फेथ के अंदर लिए जाते हैं और ऐसे ही डिसीजन पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े डिसीजंस होते हैं कि यहाँ पे मटेरियल स्पिरिचुअल वेल्थ बहुत ज्यादा होती है, ये नहीं भूलना चाहिए। एनालाइज करो इन इवेंट्स को जिससे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और कन्विंस हो जाओ कि ये नेशन जो है ये आज इस पोजीशन के ऊपर है कि ये कमांडिंग रिस्पेक्ट और पावर डिमांड करता है हर एक नेशन से जितने भी इस दुनिया के अंदर हैं। क्योंकि ये एक ऐसे डिसीजन से बना है जो मास्टरमाइंड ग्रुप था 56 मैन का। याद रखना ये फैक्ट कि ये उनका डिसीजन था जिसने इंश्योर किया कि वॉशिंगटन की आर्मी जो है वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि उनके डिसीजन का स्पिरिट जो है वो हर एक सोल्जर उसके साथ लड़ रहा था और सर्व कर रहा था एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल पावर को, जो कि फेलियर को जानती ही नहीं है। और तो और ये भी याद रखना कि ये पावर जो है इसने इस नेशन को फ्रीडम दिलाई है। सेल्फ सेम पावर जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर होती है उसको यूज करनी होती है और वो बनती है सेल्फ डिटरमाइनिंग। ये पावर जो है ये उसी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है जो इस बुक के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। देखो ये एकदम भी डिफिकल्ट नहीं होगा डिटेक्ट करना कि स्टोरी जो थी ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की, इसके अंदर 6 से ज्यादा प्रिंसिपल्स तो अप्लाई हो रहे हैं। बर्निंग डिजायर फ्रीडम की, डिसीजन लिया गया था, विश्वास था हो ही जाएंगे, परसिस्ट किया गया था, मास्टरमाइंड ग्रुप बना था और ऑर्गेनाइज प्लानिंग हुई थी। पूरी फिलोसॉफी के अंदर आप देखोगे कि सजेशन, थॉट बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर, इन सब के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो फिजिकल रियलिटी को इन्फ्लुएंस करे। इससे पहले कि आगे बढ़े, ऑथर हमें एक सजेशन देना चाहते हैं कि इस स्टोरी के अंदर शायद कुछ लोगों को, राइट, इस स्टोरी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था या यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉर्पोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन जो था वो भी एक परफेक्ट डिसीजन है कि कैसे सिर्फ एक थॉट से इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन बन गई। जब भी आप सर्च कर रहे हैं वो सीक्रेट मेथड, कभी भी मिरेकल को मत एक्सपेक्ट करें क्योंकि आपको कोई भी जादू नहीं मिलेगा, राइट। आपको सिर्फ
लॉज ऑफ नेचर मिलेंगे और ये इटर्नल है, सनातन है, सनातन धर्म, सनातन लॉज हैं ये वही लॉज हैं जो हर एक पर्सन को अवेलेबल है, जिसको विश्वास है और जिसके अंदर हिम्मत है इन्हें यूज करने की, साहस है, जिगरा है कि हाँ मैं यूज करूंगा। ये यूज किए जा सकते हैं पूरे एक नेशन को फ्री करने के लिए या पैसे इकट्ठा करने के लिए। कोई भी चार्ज नहीं है, राइट? या कोई भी आप लोगों को टाइम नहीं बचाना है, राइट? इन लोगों को समझ के या अप्लाई करके टाइम नहीं लगाना है। जो भी लोग डिसीजन अच्छे से लेते हैं और डेफिनेटली नहीं लेते हैं, जब भी उन्हें जरूरत होती है उन्हें चीजें मिल जाती हैं। जितने भी लीडर्स हैं उनको अपनी जिंदगी के अंदर कभी कभी क्विक डिसीजंस लेने होंगे और वो भी फर्मली। यही वो रीजन है कि वो लीडर्स हैं। दुनिया की एक हैबिट है कि वो जो है, एक एवरेज मैन जो होता है, ठीक है, उसको पता नहीं होता है वो कहाँ जा रहा है और वो डिसीजंस धीरे धीरे लेता है। लेकिन लीडर जो होता है वो, उसको पता होता है कि वो कहाँ जा रहा है। इनडिसीजन जो है ये एक ऐसी हैबिट है जो ज्यादातर तो है ना बचपन से ही चालू हो जाती है, जवानी से। और ये हैबिट एक परमानेंसी ले लेती है जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, राइट? और बाद में तो हमारा डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, तो हम पूरी लाइफ इनडिसिसिव रह जाते हैं। सबसे बड़ी वीकनेस सारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये है कि ना तो वो लोग ये मैसेज को बढ़ावा देते हैं, राइट, और ना ही वो लोग डेफिनेट डिसीजन के ऊपर बढ़ावा देते हैं। देखो ये बहुत बेनिफिशियल होगा अगर कोई भी कॉलेज किसी भी एनरोलमेंट स्टूडेंट को एनरोल ना करे जब तक कि वो स्टूडेंट डिक्लेयर ना करे कि उसका मेजर पर्पस क्या है। लिख के ये चीज डिक्लेयर ना करे कि उसका मेजर पर्पस क्या है। ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा अगर जो भी स्कूल के अंदर एंटर कर रहा है उसको कंपेल किया जाए कि तुम्हें डिसीजन लेना होगा, तुम्हें एक सेटिस्फैक्ट्री एग्जामिनेशन देनी होगी, राइट, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो। एग्जाम जो है वो थोड़ी सी और टफ हो, क्योंकि इनडिसीजन की जो हैबिट होती है ये एक बार अगर एक्वायर कर ली जाए स्कूलिंग सिस्टम के अंदर से ही, अगर बच्चों के अंदर एक्वायर कर ली जाए, बच्चे इसी के अंदर आ जाए, तो फिर कोई मैटर नहीं करता कि वो किस भी ऑक्यूपेशन के अंदर जाए, अरे वो लोग कभी भी उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ज्यादातर यूथ जो होते हैं वो स्कूल इसीलिए जाते हैं कि उन्हें जॉब मिल जाए। वो जैसे ही कोई भी जॉब मिलती है वहां पे चला जाता है और वो इनडिसिसिवनेस की हैबिट में आ चुका है। 100 में से 98 लोग जो हैं वो आज जॉब के ऊपर काम कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। इंडिया के अंदर शायद यही रेशियो 70% आई गेस तो हो कहीं ना कहीं, भले ही सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो तो भी वो जॉब ही है, राइट? सो वर्किंग जो है वर्किंग वेज के लिए कर रहे हैं। और वो जिस भी पोजीशन के अंदर हैं वो सिर्फ एक ही रीजन की वजह से है कि वो लोग डेफिनेट डिसीजन नहीं ले रहे हैं। और वो लोग खुद ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग एम्प्लॉयर कैसे बने, या एम्प्लॉयर को चूज कैसे करें। डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन जो है उसके अंदर हमेशा हिम्मत चाहिए, कभी कभी बहुत ज्यादा हिम्मत। 56 जिन्होंने साइन किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी जिंदगी रखी थी उस डिसीजन के ऊपर और फिर अपने सिग्नेचर किए थे उस डॉक्यूमेंट पे। जो भी लोग एक डेफिनेट डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं वो उस जॉब को खत्म करते हैं, भले ही फिर जिंदगी ही उसकी कीमत क्यों ना हो। और जो भी लोग जिंदगी नहीं लगाते हैं ऐसे डिसीजन के ऊपर, वो लोग शायद वैसा एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। अगर उन्हें सपोर्ट भी मिल जाए, उन्हें सारे रिसोर्सेज भी मिले, तो भी वो लोग वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं कर पाए या वैसी चीज़ डिलीवर नहीं कर पाए जैसी डिमांड है। तो सिर्फ वही लोग जो को रिच बनना है, उन लोगों को भी उसी स्पिरिट के अंदर, जैसे सैमुअल एडम्स फ्रीडम को डिजायर कर रहे थे, उसी स्पिरिट के अंदर वेल्थ को अक्यूमुलेट करना होगा।
हमने ऑर्गेनाइज प्लानिंग के अंदर देखा था कि कैसे हम लोगों को कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस बनाते थे हमारी सारी सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे अच्छा एम्प्लॉयर चूज किया जाए और पर्टिकुलर जॉब मिले जो आप डिजायर करते हो। ये इंस्ट्रक्शंस ऐसा मत समझना कि किसी काम के नहीं है, राइट। आपको सिर्फ इन लोगों चीजों को ऑर्गेनाइज करना है एक परफेक्ट प्लान ऑफ एक्शन के अंदर। वाह। सो ये जो पूरा चैप्टर 8 था इसकी मैं वापस से समरी देना चाहूंगा। चैप्टर थोड़ा सा अमेरिकन थीम के ऊपर था, लेकिन इंडिया के अंदर भी हम ये थीम अच्छे से देख सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत, जब ब्रिटिशर्स से हम लोग अपनी फ्रीडम डिमांड कर रहे थे तब हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के सामने, सेम गांधी जी ने भी डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, उन्हें पता था कि उन्हें क्या चाहिए और पीछे पूरा देश फ्री करवा दिया। ब्रिटिशर्स के पास सेना थी, ब्रिटिशर्स के पास पैसे थे, ब्रिटिशर्स के पास मिलिट्री माइंड था। गांधी जी के पास क्या था? सिर्फ एक वो विश्वास। सिर्फ इस बुक के अंदर जो प्रिंसिपल्स बताए हैं वही प्रिंसिपल्स गांधी जी के पास, वो डिजायर थी, बर्निंग डिजायर कि स्वतंत्रता मिलेगी ही मिलेगी। विश्वास था कि हासिल करके रहेंगे। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग रही। उन्होंने लोगों से कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे। छोटे छोटे से मूल मंत्र लोगों को जोड़ते गए और बस बात बढ़ती रही आगे। और इमेजिनेशन, इतने सारे भाषण जो उन्होंने दिए, लोगों के मन में भी इमेजिनेशन दिखाई। लीडरशिप के ट्रेड्स जो हमने देखे उनमें से बहुत सारे गांधी जी के अंदर थे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बहुत अच्छे से उन्होंने तो अहिंसा के थ्रू गए तो लोग उनके ऊपर केस ही नहीं कर पाते थे। लॉ जानते थे, लॉयर तो थे ही वो। तो जस्ट दैट द पॉइंट इज कि उन्हें रिलेशनशिप का नॉलेज नहीं था। और गांधी जी को लॉयर से ज्यादा ऐसे बोला जाता है कि वो फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने सबको इकट्ठा किया। दैट रिक्वायर्ड लीडरशिप, दैट रिक्वायर्ड रिलेशनशिप नॉलेज। गांधी जी को इन सब चीजों का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज की क्योंकि उनके अंदर वो एक बर्निंग डिसीजन, उन्होंने तो डिसाइड कर ही लिया था कि हम तो फ्रीडम हासिल करके ही रहेंगे। और ये डिसीजन जो है ये फिर लोगों तक पहुंचा। जब भी हम कोई फर्म डिसीजन लेते हैं, लोग भी वो डिसीजन फील कर पाते हैं। लोग फील कर पाते हैं कि ये नहीं रुकने वाला है। लोग फिर यही सोचते हैं कि लेट अस हेल्प हिम। तो हम लोगों को उस फर्म डिसीजन तक, उस फर्मनेस तक पहुंचना है। गिव अप नहीं करना है। खुद की लाइफ के अंदर और खुद के लिए भी वो डिसीजन लेने हैं। वाह, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर। सो यस यारो, करें हम लोग हमारा मेडिटेशन। बैठ जाते हैं सीधे, 3 गहरी सांस। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू लेके आ रहा हूँ और इसी वजह से मुझे वैल्यू मिल रही है। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, डेली मुझे इतने सारे रुपए देने के लिए। और मैं इन रुपए को अच्छे से यूज करता हूँ। मैं इस रुपए की, इस मनी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं बहुत अमीर हूँ। मैं इस रुपए से लोगों की हेल्प करता हूँ। मैं इस रुपए को अच्छे से चैनलाइज करता हूँ। मैं इस रुपए का उतना ही ध्यान रखता हूँ जितना ये रुपए मेरे ध्यान रखते हैं। मैं थैंकफुल हूँ इस रुपए के लिए। मैं इसकी इम्पोर्टेंस को समझता हूँ। और मैं
ये चीज के अंदर विश्वास रखता हूँ कि मेरी डिजायर पूरी हो रही है, क्योंकि मैं एक्शंस ले रहा हूँ उसके टूवर्ड्स। वाह। वाह। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ, और आज से ही मैं सारे अपने ब्रेन के पॉवर्टी के थॉट्स को डिस्कार्ड करता हूँ, बाहर फेंकता हूँ। जब भी मुझे ऐसा फील होगा कि मैं पुअर हूँ, मेरे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली मैं बहुत अमीर हूँ ये अफर्मेशन चालू हो जाएगा। और मैं वही चीज करूंगा जो अमीर लोग करते हैं, रियल अमीर लोग। वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन। ना फालतू की चीजों पे खर्चा, ना ही इधर उधर टाइम पास। नहीं, मैं वैल्यू क्रिएशन करूंगा और इसके बदले में वैल्यू मिलेगी। वैल्यू क्रिएशन। मैं बहुत अमीर हूँ और मैं वैल्यू क्रिएशन अच्छे से कर पा रहा हूँ। वाह। वाह। आई एम द रियल रिच पर्सन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। एक बहुत अच्छी सी ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और इस न्यू रिच आइज के साथ इस वर्ल्ड को देखना है, वैल्यू एडिशन करनी है, रिच डिसीजंस लेने हैं, रिच माइंडसेट रखना है। और इसी के साथ धीरे से आईज ओपन करते हुए, वाह, बहुत ब्यूटीफुल।